आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 5 दिन बाद हुकूमत की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान को तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद के पिम्स हस्पताल ले जाने की तस्दीक कर दी गई है। वजीर इत्तलात अतात तारड़ का यह कहना है कि तिब्बी माहिरीन की सिफारिश पर उन्हें पिम्स लेके जाया गया कि जहां उनकी आंखों का मुआयना किया गया और यह कार्रवाई 20 मिनट की थी। दौरान तिब्बी कार्रवाई वो बिल्कुल मुस्तहकम थे और इमरान खान की सेहत भी सही है। जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौरान तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी और तमाम जो कैदी होते हैं उनको जब कोई ऐसा मसला हो तो ये डॉक्टर्स तक रसाई और ये अवेलेबल होता है, तो ये बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है और वो बिल्कुल सेहतमंद है। हमारी खबर के मुताबिक पिंग्स के 2 सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर इनायत और डॉक्टर आरिफ ने चेकअप किया इमरान खान का। ये 30 मिनट तक जारी रहा, जब तक इस दौरान हर किसी की जो कि वहाँ मौजूद था समेत अमला और डॉक्टर्स सबके मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए थे। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले इमरान खान के साहबजादों ने भी तशवीश का इजहार किया है। कासिम खान ने भी अपने वालिद के हवाले से ट्वीट की है और उनकी ट्रीटमेंट डिनाई करने का खदशा जाहिर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि एक बड़ी डेंजरस ख़तरनाक ब्लॉकेज है जो परमानेंट विजन लॉस की तरफ बढ़ सकती है अगर मेडिकल इंटरवेंशन अर्जेंट और प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर हस्पताल में ना की गई हो। यानी कि ख़ानदान के अभी भी खदशात और रिजर्वेशंस मौजूद हैं डॉक्टरों के हवाले से और हस्पताल के मेयार के हवाले से। कुछ दिनों से खबर गर्दिश में थी कि इमरान खान की दाएं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन जो है वो ओक्लूजन नामी मर्ज की तशखीस उसमें हुई है, जिससे उनकी बिनाई को खतरा है, जबकि हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आ रही थी। वजीर इत्तलात ने तो सोशल मीडिया पर इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरों को मुस्तरद भी कर दिया था और ये कहा था कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है, जबकि वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने हमारे ही प्रोग्राम में पिम्स हस्पताल मुंतकली की तरदीद की थी और ये कहा था कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अब हमें बिल्कुल मालूम नहीं है कि उनका कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। हमें तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। उज़्मा खान साहबा ने जी अभी कोई 3 हफ्ते पहले मुलाकात की थी, उन्होंने भी आके खुद अपनी पार्टी को लोगों को बताया कि ही इज़ ऑल वेल। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता तो वो ज़रूर बताती हैं आगे लोगों को, या वो अपनी बहन को इमरान खान साहब बताते कि भी मैं ठीक नहीं हूँ या मेरा कोई प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम है। यानी कि मुकम्मल डिनायल, मुकम्मल लाइल्मी सुनाई दी और आज भी उनके साहबजादे कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो एक राइट टू स्पीक है, उनसे बात करने का मेरा हक है, वो आज भी डिनाई किया जा रहा है। नाज़रीन, 29 जुलाई 2018 को साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाएं बाजू और फिर सीने में तकलीफ के बायस पिम्स हस्पताल लाया गया था। नवाज शरीफ पिम्स हस्पताल के सदारती कमरे में ज़ेर इलाज रहे और गो के उस वक्त नवाज शरीफ को कोई भी सरकारी ओहदा रखने के अहल नहीं थे वो, लेकिन फिर भी हस्पताल की मुंतकली के बाद उन्हें खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। नवाज शरीफ उस वक्त अडियाला जेल में कैद काट रहे थे और मियां साहब को कार्डियोलॉजी के प्राइवेट वार्ड में सदर पाकिस्तान के लिए मखसूस कमरा दिया गया। अभी हस्पताल का कमरा आम प्राइवेट रूम्स की तरह नहीं है। अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का काफिला जब पिम्स हस्पताल पहुंचा था, उनके कारकुनान भी उधर जमा हो गए थे एक बड़ी तादाद में। उनके हक में नारे भी लगाए गए थे and of course there was a lot of media coverage. Media knew, everybody knew। एक साबिक वज़ीर आज़म को कारकुनान की मौजूदगी में पिम्स हस्पताल लाया गया, प्रोटोकॉल के साथ रखा गया और एक साबिक वज़ीर आज़म रात के अंधेरे में किसी भी फैमिली मेम्बर को इतला दिए बगैर मुआयने के लिए हस्पताल पहुंचाया जाता है। 20 मिनट 30 मिनट बाद खामोशी से अडियाला जेल भेज दिया जाता है और उसके कई दिन बाद तक भी इसकी कोई तस्दीक नहीं करता। कल मुस्लिम लीग नून इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मियां साहब को बाहर भेजने का मुतालबा कर रही थी और गो के आज यही बात मुस्लिम PTI कर रही है। बहरहाल कल क्या बातें होती थी, मुलाहिजा कीजिए। मियां साहब को 3 हार्ट अटैक्स हो चुके हैं। 2 हार्ट अटैक्स उनको इस 15 साल के अरसे में हुए। तीसरा हार्ट अटैक उनको अडियाला जेल में हुआ।
اور اس بارے میں مجھے اور میاں صاحب کو لاعلم رکھا گیا۔ میاں صاحب کا علاج ایک آن گوئنگ چیز ہے جس کو مہینے نہیں شاید سال لگ جائیں۔ حکمرانوں کو یہ صدا کروں گا کہ نواز شریف کو جان کو جو ہے پون نہ بنائیں، اس کو شطرنج کا مورا نہ بنائیں۔ نواز شریف کو اجازت دیں، نواز شریف واپس آئے گا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا۔ آج 20 دن سے زیادہ گزر چکے، میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے جس سنگ دلی اور چھوٹے ذہن کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم نے جو سیاسی کھیل رچا رکھا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے ہماری آخری ملاقات 20 دسمبر کو ہوئی تھی اور میڈیا سے پھر پتہ چلا کہ عمران خان کو ہسپتال لایا گیا اور پھر جیل لے گئے۔ بتایا نہیں جا رہا کہ کس بیماری کی وجہ سے لایا گیا۔ ہمیں تشویش ہے، آج ہم غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہفتے کی رات عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے خفیہ طریقے سے پمز ہسپتال لے کر گئے، یہ خاندان کو نہیں بتایا گیا۔ ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے کہ خان صاحب کو رات کی تاریکی میں آپ لے کر جائیں کسی اسپتال میں، وہاں اپنی مرضی کے ٹیکے لگائیں۔ ہمیں یہی اطلاع ملی ہے کہ ٹیکے لگائے گئے اور اس کو 6 دن تک اس حکومت کے وزیر اس کو جھٹلاتے رہے۔ خان صاحب سے ملے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ہفتے سے لے کر آج تک اس بات کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ انہوں نے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی زندگی کے ساتھ مذاق کیا ہے اور اس کے ریئیکشن میں ہم سب مذاق بالکل نہیں کریں گے، اس کا بہت سخت ریئیکشن آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو سنگین بنانے سے بچانے کے لیے یہ ملاقات کرائی جائے گی اور کرانی چاہیے۔ عمران خان کی صحت کے بارے میں جو ہے سب کو بہت زیادہ تشویش ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی اور ان کی پولیٹیکل جو دوست ہیں اس کے ساتھ ملاقاتیں پوری طرح کروائی جائے۔ تاہم 5 دن بعد وزیر اطلاعات کی جانب سے عمران خان کی آنکھوں کے پمز ہسپتال میں علاج کی تصدیق کے بعد جہاں تحریک انصاف کی جانب سے ان کے ذاتی معالج کو رسائی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہیں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کے طبی معائنے سے متعلق درخواست پر حکومت کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اس سے قبل شوکت خانم ہسپتال انتظامیہ نے عمران خان تک رسائی کا مطالبہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کا طبی عملہ عمران خان کے علاج کے عمل میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ تاہم ملاقات کے دن نلیمہ خانم نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی صحت سے متعلق انہیں شدید تشویش ہے، ان سے جیل میں ملاقات نہ ہونے کے باعث ان کی جماعت کے کارکنان میں بھی بے چینی پھیل رہی ہے، انہیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکلاء نے عدالت سے استدعا کی کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے ان کے ذاتی معالج سے معائنہ کروایا جائے اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو شدید تشویش ہے۔ وکیل فیصل ملک نے اس ضمن میں تحریری درخواست میں عدالت میں جب جمع کروائی تو استدعا کی کہ ان دونوں قیدیوں کا طبی معائنہ ان کے ذاتی معالجین سے کروایا جائے۔ ہم عدلیہ سے بھی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ معاملہ سیاست کا نہیں بلکہ صحت کا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ناقابل قبول ہوگی۔ اگر عمران خان کی آئی سائٹ بینائی کو کوئی مستقل نقصان پہنچا تو اس کی تمام تر ذمہ داری براہ راست حکومت اور جیل انتظامیہ پر عائد ہوگی کہ جو عدالتی احکامات کے باوجود علاج میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، آخری مرتبہ سابق وزیر اعظم کو اپنے ذاتی معالج تک رسائی اکتوبر 2024 میں دی گئی تھی۔ عمران خان کے باقاعدہ میڈیکل چیک اپ سے متعلق ایک پٹیشن اگست 2025 سے عدالت میں اب تک زیر التوا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ چند ہفتے قبل سابق وزیر اعظم عمران خان کا طبی معائنہ کرنے کے لیے پمز کے 3 ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا تھا۔ ڈاکٹروں کی اس ٹیم میں میڈیکل اسپیشلسٹ کے علاوہ آنکھوں، کان اور گلے کے امراض کے اسپیشلسٹ بھی موجود تھے۔ اڈیالہ جیل کے اہلکار کے مطابق ڈاکٹروں کی ٹیم نے مجموعی طور پر عمران خان کو تندرست قرار دیا تھا، جبکہ ستمبر 2025 کے دوران اڈیالہ جیل کے حکام نے عمران خان کی صحت سے متعلق تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان نے مختلف اوقات میں کندھے میں درد، کان اور دانت میں انفیکشن سمیت ورٹیگو یعنی کہ چکر آنے کی شکایات بھی کی ہیں کہ جس کا بروقت علاج کیا گیا۔ ابھی بھی جب آپ سے مخاطب ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اور اپنے قائد سے ملاقات کے قانونی حق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر تحریک انصاف جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ، صوبائی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، وکلاء، کارکنان اور پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے کہ جو عمران خان سے وزیر اعلیٰ اور ان کی فیملی، ذاتی ڈاکٹرز اور وکلاء کی فوری ملاقات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر نہ صرف آج رات فیکٹری ناکے پر دھرنے کا اعلان دے دیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم رات یہیں گزاریں گے اور اگر ملاقات نہ ہوئی
تو صبح اپنے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ سہیل افریدی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت کی حالت یہاں تک کیوں پہنچی کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا، بانی کی بیماری کو کیوں چھپایا گیا، بانی کی صحت کے بارے میں ان کے اہل خانہ کو کیوں نہیں بتایا گیا، اور حالات اگر اتنے سنگین تھے تو بانی کے ذاتی معالج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، ہفتے سے لے کر آج تک اس بات کو کیوں چھپایا گیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں۔ 20 دسمبر کو عمران خان سے آخری ملاقات ہوئی تھی کہ جس کے بعد غیر اعلانیہ پابندی عائد ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی اطہر کاظمی اور منیب فاروق۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اطہر، آپ سے آغاز کروں گی۔ عمران خان کی صحت سے متعلق پی ٹی آئی میں ایک شدید تشویش پائی جا رہی ہے، لیکن حکومت بہرحال بضد ہے کہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریک انصاف کا یہ سیاسی مطالبہ ہے یا پھر انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے، اور حکومت کو اس میں فرق کرنا کتنا ضروری ہے رائٹ ناؤ؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی سٹرینج قسم کی سچویشن ہے کہ پہلے تو حکومت کی جانب سے اس کے اوپر کچھ بتایا نہیں گیا، پھر ایک صحافی اسد اللہ خان صاحب نے اپنے ولاگ میں اس کا ذکر کیا اور وہاں سے یہ خبر نکلی، اور اب حکومت نے بھی کنفرم کر دیا، اور حکومت بتا رہی ہے کہ غالباً یہ سنیچر کی رات کو ان کو لے جایا گیا۔ تو اتنے دن کیوں انتظار کیا گیا؟ اب اگر ان کو لے کے جایا گیا اسپتال تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے جس کا علاج جیل میں نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ بڑی ایک پریشان کن چیز ہے۔ تو کیا ان کا کوئی آپریشن ہوا، کس قسم کا پروسیجر کیا گیا، فیملی کو نہیں پتا، آلدو کہ اب ذرائع سے کچھ ایسی خبریں دی جا رہی ہیں کہ فیملی کو بتایا گیا تھا، ان کے قریبی ساتھیوں کو بتایا گیا تھا، لیکن گزشتہ 2 دنوں کے دوران ہماری جس سے بھی بات ہوئی، جو ان کے انتہائی قریبی ذرائع ہیں، ہر کسی نے اس کے اوپر بالکل لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت ملاقات تو اگر آپ فیملی کی نہیں کرواتے، وکلا کی نہیں کرواتے، کم از کم ان کے ڈاکٹر کی کروا دیں، تاکہ وہ جو ساری اپریہنشن ہے ان کی صحت کے حوالے سے، وہ اس میں اور کنفیوژن ہے، ادھر وہ تو مس دور ہے۔ کیلکولیشن کا عنصر کتنا غالب آ سکتا ہے منیب؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر آج رات فیکٹری ناکے پر دھرنا دینے کا اعلان کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات وہیں گزاریں گے۔ علم ملاقات نہ ہوئی تو ایک نئی اسٹریٹجی یا لاہے عمل کا اعلان کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ سو ادھر مس کیلکولیشن کی کتنی گنجائش ہے فرام دا گورنمنٹ سائیڈ، یا ادھر وچ وے ملاقات آج بھی نہ کرائی گئی تو نو بگ ڈیل، کچھ نہیں ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو ایک اصولی بات ہے وہ یہ کہ نہ تو کس بات کا بنتا تھا کہ ان کی جب صحت خراب تھی یا ان کو کوئی آنکھ کا پرابلم تھا ہوا تو امیڈیٹلی ایک پروٹوکال بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو امیڈیٹ فیملی ہے اس کو بتایا جائے۔ چلیں اگر کوئی یہی خطرہ ہے جی کوئی انتشار پھیلے گا یا کوئی میسج غلط آئے گا، تو ڈاکٹر فیصل سلطان از نون کہ وہ بڑے ایک ایتھیکل پریکٹس کرتے ہیں، بہت ہی سیزن ڈاکٹر ہیں، ان کے پرسنل ڈاکٹر ہیں، ان کا ایک وزٹ ارینج کریں تاکہ آپ نے اگر ٹریٹمنٹ کروا دیا ہے تو وہ آ کر ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دیں۔ فیئر انف، اگر بات یہ وہیں پہ ختم ہو سکتی تھی، اٹ وڈ ناٹ ہیو بیکم سچ اے بگ ڈیل۔ بٹ اب اس وقت تو ایک ایشو بہت بڑا تحریک انصاف کے لیے تو ہے، اور نیچرلی وہ اس کو پھر پولیٹیکلی بھی استعمال کریں گے، نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے لیڈر سے محبت یا ان کے لیے فکر، وہ تو اپنی جگہ ہے، بٹ آبویسلی آپ کوئی نہ کوئی فٹ ہولڈ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا سیاسی طور پر بھی، کہ جو آپ کی موومنٹ ہے یا آپ آگے 8 فروری کا احتجاج ہے یا اسٹریٹ موومنٹ ہے، تو اس کو اگنائٹ کرنے کے لیے کوئی چنگاری تو چاہیے۔ کیا آفریدی صاحب تو اس کو آج ایز این اپرچونٹی استعمال کریں گے، اینڈ رائٹلی سو میرے خیال میں پالیٹکس آلسو ڈیمانڈز دس کہ انہیں وہ یہ کریں گے۔ بٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، جو اب تک میں بتا پا رہا ہوں کہ اس وقت تک تو کوئی مجھے کہیں کان پر جوں رینگتی نظر نہیں آ رہی۔ مگر وجہ کیا بنی منیب؟ یہ کل تک ہائیسٹ لیول کے اوپر پی ایم ایل این اور گورنمنٹ کے جو لوگ تھے ان کو جینوئنلی معلوم نہیں تھا، اور یہ پھر آج اعتراف ہو چکا۔ کیا یہ واقعی اتنی خاموشی سے ہوا ہے کہ سب سے بالا بالا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ فرینکلی ڈزنٹ سرپرائز می کہ گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا ریٹریس کریں ہسٹری کو تو آپ کو یاد ہے کہ صبح 7 یا 6-7 بجے جب جیل کے دروازے کھلے اور اعظم سواتی صاحب ملنے کے لیے گئے تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ میٹنگز کیسے ارینج ہوئی اور ان کی ایکسیس کیسے ہوئی۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس کو بجائے اس کے ہم دائروں کے اندر گھومتے رہیں، لیٹس بی ویری فیئر اباؤٹ اٹ کہ یہ جو معاملات ہیں یا جو عمران خان صاحب کے معاملات ہیں، گورنمنٹ کا جو انفارمیشن کا لیول ہے وہ ٹیئر 2 میں آتا ہے،
اور گورنمنٹ کو نہیں پتا ہوتا بہت ساری چیزوں کا یا بہت سارے معاملات۔ اس کے بالکل برعکس ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے اطہر کہ نواز شریف صاحب کو جب پمز منتقل کیا گیا تھا، جب ان کا علاج معائنہ ہونا تھا تو وہ رپورٹڈ ہوتا تھا، اس کی کوریج ہوتی تھی، پتہ تو ہوتا تھا، گو کہ تب بھی جو پمز کا اندر کا عملہ ہے، مجھے یاد ہے تب بھی ہم بات کرتے تھے، تمام موبائل فونز لے لیے جاتے تھے، تصاویر تب نہیں الاؤڈ تھیں۔ آج بھی ڈاکٹر عنایت اور ڈاکٹر عارف ہیں جنہوں نے آئے کا آنکھوں کا چیک اپ کیا ہے عمران خان کا، اور تمام تر عملے کے تمام تر جو ادھر موجود تھا سب کے فونز لے لیے گئے تھے۔ لیکن سہیل افریدی جب صحت سے متعلق چند سوالات رکھتے ہیں کہ فار انسٹنس کہ رات جیل سے ہسپتال منتقل کیسے کیا گیا، عمران خان کی صحت کی حالت یہاں تک پہنچی کیسے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بیماری کو چھپایا کیوں گیا، پھر ان کی صحت کے بارے میں ان کے اہل خانہ کو کیسے نہیں آپ نے الرٹ کیا، اور اگر اتنے سنگین تھے حالات تو پھر عمران خان کے ذاتی معالج کو کیسے آپ نے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو یہ سارے ریلیونٹ سوال ہیں آج۔ ڈو یو تھنک کہ اگر یہ سب کچھ کر لیتے تو بہت بڑا خطرہ ہوتا، یا واٹ واز ایٹ رسک پاسبلی، مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ریلیونٹ سوال اس لیے ہے، بالکل آپ نے درست کہا کہ آپ دیکھیں نا گزشتہ 2 دنوں سے حکومت بار بار اس کے اوپر انکاری تھی اور وہ کوئی انفارمیشن نہیں شیئر کر رہے تھے۔ جس طرح ابھی منیب صاحب نے بھی کہا کہ لگتا تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے ان کی جو انفارمیشن ہے وہ ٹیئر 2 پہ ہے، پھر لوگ بھی یہ بھی کہیں گے کہ جب آپ ٹیئر 3 کے سیاستدانوں کو حکومت دے دیں تو پھر ان کی انفارمیشن ٹیئر 2 کی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو یہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہے پھر وہ زیر بحث رہتی ہیں۔ لیکن دیکھیں خان صاحب کو اگر آپ پہلے بتا دیتے کہ ہم ان کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں، کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہاں پہ لوگ آ سکتے تھے، خان صاحب کی اپنی جو سیفٹی ہے اس کے حوالے سے تحفظات ہو سکتے تھے۔ تو عین ممکن ہے کہ حکومت کا یہ اسٹیپ ان نیک نیتی پر مبنی ہو، لیکن جب پروسیجر ہو گیا ان کو واپس لے گئے تو اس کے بعد چند سطر کی ایک اگر پریس ریلیز جاری کر دی جاتی یا ان کے ڈاکٹر کو بلا کے ملوا دیا جاتا تو میرے خیال میں آج یہ سارے کوئسچنز نہ اٹھ رہے ہوتے جو ابھی سہیل آفریدی بھی جیل کے باہر ایٹ رسک کیا تھا۔ دیکھیں نا ویسے تو بڑے واضح طور پر آتا ہے، جیل قوانین بتاتے ہیں کہ کوئی بھی قیدی اگر شدید بیمار ہو یا تو سپرنٹینڈنٹ یا جیل میڈیکل افسر جو ہے اس کی سفارش پر قیدی کہ کسی بھی ریلیٹیو قریبی رشتہ دار یا پھر دوست کو خصوصی ملاقات کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور ایسی ملاقات جیل حکام کی نگرانی میں اور ان کی کنڈیشنز اور شرائط کے تحت ہوتی ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ مناسب سمجھے۔ سو آئی مین دا فیکٹ کہ آپ نے کسی کو الرٹ نہیں کیا، کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، خاک میں بدہن کوئی مسئلہ پڑ جاتا، گو کہ میری یہی معلومات ہے کہ صرف ڈراپس ڈالے گئے ہیں، علاج کرایا گیا کارنیا وغیرہ کہ چیک کیا جائے، اور فقط آدھا گھنٹہ ان اینڈ آؤٹ، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ پاسبلی، وائی وڈ یو ٹیک سچ اے رسک؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ اب اگر حکومت کہے کہ 10 منٹ تھے یا آدھا گھنٹہ تھے، ٹو بی آنسٹ کوئی بلیو نہیں کرے گا۔ آپ نے اس کو چھپایا جس طریقے سے، تو اب کوئی پتہ نہیں کہ وہ 1 دن تھے وہاں پہ، 2 دن تھے، کیا پروسیجر ہوا، کان کا ہوا، ناک کا ہوا، اب یہ بحث لا حاصل ہے کیونکہ حکومت اس حوالے سے اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے۔ اب یہاں پہ جو ایٹ سٹیک تھا یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ دیکھیں اگر آپ پہلے بتا دیتے تو ایک خدشہ یہ تھا کہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے، امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی، چلیں اس حد تک تو آپ مان سکتے ہیں، لیکن جب وہ پروسیجر ہو گیا آپ ان کو کروا کے واپس لے آئے، پھر چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو کم از کم آپ ان کی فیملی کو بتا دیتے، ان کے ڈاکٹرز کو بتا دیتے، ایک آدھی کوئی ملاقات کروا دیتے۔ تو میرے خیال میں جس طرح چیزوں کو چھپایا یا خفیہ رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال کا ہے سامنے۔ یہ آپ کو یاد ہے اطہر کہ جب نواز شریف صاحب بیمار تھے تو اور بیک اینڈ فورتھ جو تمام تر سلسلہ تھا، ان کی تمام تر چاہے ٹرانسفر ہو، میڈیکل رپورٹس ہوں، they were I believe completely under public scrutiny۔ جی بالکل، ڈاکٹر عدنان اکثر آ کے میڈیا سے بھی بات کرتے تھے اور ساری چیزیں شیئر کی جاتی تھی، لیکن وہ دیکھیں نا میاں صاحب اگر جیل میں بھی تھے تو ان کو اسپتال بھی لایا جاتا تھا، عدالت بھی لایا جاتا تھا، پبلک تک ان کا اس حد تک ایکسیس تھا۔ خان صاحب کو جو 900 دنوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے تو ان کو تو کسی اوپن عدالت میں بھی آج تک پیش نہیں کیا گیا، اور ان کا ایکسیس چاہے وہ عدالتوں کو ہو یا میڈیا تک ہو وہ بڑا لمیٹڈ ہے ٹو بی آنیسٹ۔ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیس ہے۔ میاں صاحب کے یقیناً ان کے بہت سارے ایشو تھے اور وہ سارے ہم بحث بھی کرتے تھے، پبلک وہ ڈیبیٹ کا حصہ بھی بنتے تھے، لیکن کیونکہ جتنی سیکریسی ہے خان صاحب کی قید سے ریلیٹڈ، تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں پھر زیادہ اس میں وہ جو خدشات ہوئے ہیں ان کو تقویت ملتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی۔ دوسری جانب لاہور میں کل پیش آنے والے دردناک واقعے میں ماں اور بیٹی دونوں کی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ داتا دربار توسیعی منصوبے کی ٹیم معطل کر دی گئی ہے اور کمپنی کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔
प्रोजेक्ट के मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वजीर आला पंजाब ने LDA के 2 अफसरान को भी मुअत्तल कर दिया है और एडिशनल IG की सरबराही में आला सतही तहकीकाती कमेटी कायम करके 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर है, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। आपको पता ही नहीं बात यहाँ पे पार्किंग की नहीं हो रही, पार्किंग हो या ना वो कवर्ड क्यों नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। कभी किसी चीज़ पे मैं DC को फारिग करती, इस चीज़ पे मैं DC को फारिग करती हूँ जहाँ पे खुले मैनहोल में बच्चा गिर जाए। हर सतह पे, हर लेवल पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, बल्कि क्रिमिनल एपैथी हुई। एक तो वो औरत गिर गई, पहले कहा गया वो गिरी नहीं है, वहां से गुजर ही नहीं सकती, वो गुजर के 3 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई और हम ये कह रहे थे कि वो गिरी नहीं। और नाम अज़मा बुखारी साहिबा का आ रहा है। अज़मा बुखारी का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, इसलिए कि अज़मा बुखारी को जो इन्फॉर्मेशन हमें भी मिल रही थी, आप सबको मिल रही थी, वही इन्फॉर्मेशन अज़मा बुखारी को भी मिल रही थी। कमिश्नर लाहौर, आप जवाब दें मुझे। DC लाहौर, आप भी मुझे जवाब दें। DG LD, आप मुझे जवाब दें इस बात। MD वासा, आप भी मुझे जवाब दें इस बात और बताएं मुझे कि ऐसा क्यों हुआ। 10 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं। कल रात 7:30 बजे दाता दरबार के पास मां बेटी मैनहोल में गिरी। मां की लाश 5 घंटे बाद जाए वकुआ से 2 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड डिस्पोजल पॉइंट से मिली और फिर 9 माह की बच्ची की लाश सोचिए आज 15 घंटे गुजरने के बाद दरियाए रावी के किनारे जो है वो डिस्पोजल पॉइंट से बरामद हुई है। नाज़रीन, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतासरा खातून, उसकी बच्ची और शौहर कल रात 6:45 बजे दाता दरबार के करीब शॉपिंग कर रहे थे और ये तीनों रात 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंचे। 7:32 पर रेस्क्यू 1122 को खातून और बच्ची के गिरने की कॉल आई, जबकि रेस्क्यू एहलकार 4 मिनट में जाए वकुआ पर पहुंच गए। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां बहक होने वाली खातून की सास को जाए वकुआ पर शोर मचाने और फिर लोगों को बुलाते हुए देखा गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाए वकुआ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर इसमें नाकामी हुई। रात 10:30 बजे करीबन 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू एहलकारों को जाए वकुआ और गिरदोनवाह के वाक़े के कोई आसार नहीं मिले। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से ये कहा गया कि जिस सीवरेज होल की निशानदही की गई है इसमें तो किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर नामुमकिन है। लाहौर की मकामी इंतजामिया ने भी इंकशाफ किया कि सीवरेज लाइन का मुआयना किया गया है, लेकिन काफ़ी तगदो के बाद ये मालूम हुआ है कि वहां कोई हादसा पेश नहीं आया। इसके बाद वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी इस वाक़े को झूठ का पलंदा करार दे दिया और अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा कि रेस्क्यू एहलकारों ने एक बार फिर अपनी कॉम्पिटेंस की मिसाल कायम कर दी है और बरवक्त इक़दामात किए हैं कि जिससे ये बात सामने आई है कि माँ और बेटी की डूबने की इतला सरासर फेक है। इसी का हवाला भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा दे रही थी कि अज़मा बुखारी की कोई गलती नहीं थी, उनको मालूमात ही फेक दी जा रही थी। इसके बिल्कुल बरक्स मुआयना और मुआजना कीजिए कराची का कि जहां हादसे के बाद इंतज़ामिया के मातहत ही इंक्वायरी कराई जाती है, उसी ACDC को बुला के रिपोर्ट्स तलब की जाती हैं और सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन ये सख्ती जो आज दिखाई गई है चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से, इसको सराहा ज़रूर जाता है, लेकिन इसके साथ इल्तिजा ये भी है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जो इंचार्ज हैं उस महकमे के, उनको भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तस्दीक अपनी इंतज़ामिया से कर लेनी चाहिए इससे पहले कि वो किसी भी ऐसी खबर को फेक करार दें कि जिसमें डायरेक्टली लोगों की जानों का मामला हो। पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारों के इस वाक़े को फेक करार देने के बाद पुलिस ने जाबहक खातून के शौहर और उसके एक कज़न को शक की बुनियाद पर भी पकड़ लिया और फिर हिरासत में लेने के बाद उनसे सख्त पूछगछ की गई और खातून के वालिद ने भी इस शक का इजहार किया कि उनकी बेटी मैनहोल में कैसे गिर सकती है, जिसके बाद पुलिस ने इन 2 अफराद को हिरासत में लिया, पूछगछ की और बाद रात को जब खातून की लाश बरामद हुई तो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब वाक़े की इतला मिली तो उस वक्त सीवरेज लाइंस में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और जाए वकुआ पर ऐसे कोई आसार नहीं थे कि यहाँ कोई भी गिरा हो और यही वजह थी कि लड़के के खावंद और फिर कज़न को हमने शक की बुनियाद से देखना शुरू कर दिया और तहवील में ले लिया। लेकिन जब सीवरेज लाइंस में पानी का बहाव कम हुआ और तलाश का दायरा कार भी वसी किया गया तो फिर खातून की लाश मिल गई और खातून की लाश मिलने के बाद बेटी की तलाश भी शुरू हुई। 15 घंटे के ऑपरेशन के बाद आज बच्ची की लाश भी बरामद हो चुकी है। लेकिन ताज्जुब यह है कि एक जवान माँ और उसकी मासूम बेटी मैनहोल में गिर गई और पंजाब इंतजामिया इसे फेक खबर बनाकर पेश करती रही। अगर वाक़े को संजीदगी से लिया जाता और ऑपरेशन जारी रखा जाता तो मुमकिन है ये दोनों जिंदगियां बच जाती। दाता साहब सलाम करने आए थे
तो वो ना इधर खाई थी तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। जो काम उन्होंने बाद में किया ना सर, वही काम पहले होता तो लाश नहीं बननी थी, वो जो है मामलात नहीं होने थे ऐसे। उस वक्त तो लापरवाही नजर आई जब हुकूमत की जानिब से या जो भी उनको डेडलाइन मिली है कि ये फेक है, ये झूठ है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वो जो मामलात वो सीरियस था, लेकिन उस पर उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी है। उसी वक्त तवज्जो जारी रहती तो ये जो काम है, ये जो मामलात जान ज़ाया हो गई हैं, ये काम नहीं होना था। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस हाजिर होंगे अहम तरीन खबर के साथ। गुज़िश्ता माह PIA की कामयाब निजकारी के बाद आज हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के माबैन ट्रांजैक्शन के दस्तावेजात पर दस्तखत और तबादले की तकरीब मुनक्कद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत हुकूमती वज़रा ने तकरीब में शिरकत की और खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का यह कहना था कि PIA की निजकारी का अमल आज अंजाम को पहुंचा। PIA की निजकारी शफाफ अंदाज में की गई। PIA अपने अरूज पर था। उस जमाने में ना सिर्फ पाकिस्तान के शहरों में बल्कि दुनिया में बोर्ड लगे हुए होते थे। मुझे कामिल यकीन है आरिफ हबीब और उनकी पूरी टीम PIA को उसी मकाम पर लेकर जाएंगे। जबकि बोली जीतने वाले कंसोर्शियम के सरबराह आरिफ हबीब के अलावा वज़रा ने भी तकरीब से खिताब किया और मुस्तकबिल की प्लानिंग से मुतल्लिक गुफ्तगू की। हम ये समझते हैं, हमारा सारा कंसोर्शियम वो समझता है कि ये काम अपनी इज्जत के लिए कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप ने हमको आवाज़ दी, हमने लपेक किया और हम अगर उसको करके दिखाएं तो ये महसूस हो कि बिजनेसमैन भी सिपाही होते हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि हमारी सरपरस्ती जारी रखी जाए, हम जो ये काम कर रहे हैं। कंसोर्शियम ने ये डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह हम ये 25% का ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह 55 बिलियन रुपया जो है वो गवर्नमेंट को भी जो है वो मिलना है। तो सर ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुश आइंद बात है और ये जो है मैं समझता हूँ इब्तिदा है। इंशाअल्लाह स्काई इज़ द लिमिट। आप अपना जो काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में है, यकीनन PIA की कामयाब निजकारी एक बहुत अहम संग मील है, लेकिन दूसरी तरफ मुईशत से मुतल्लिक सवालात अब भी अपनी जगह मौजूद हैं। रवा माली साल के पहले 6 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 43.3% कमी। रमा माली साल के पहले 5 माह में 15 अरब 46 करोड़ 90 लाख डॉलर के बड़े खसारे के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बाथ देखने में आया। आज सुबह जब कारोबार का आगाज हुआ तो PSX का बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 1,88,686 पॉइंट्स पर था। 5 मिनट तक तेजी का रुझान बरकरार रहा, मगर फिर 9:35 से मंदी का एक रुझान शुरू हुआ जो चलता ही गया। मगर फिर दोपहर के इब्तदाई औकात में फरोख के दबाव में मजीद शिद्दत आई और 1:15 बजे से इंडेक्स तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गया। 2:14 पर 1,81,961 पॉइंट्स तक पहुंच गया। मजमूई तौर पर एक दिन में KSE 100 इंडेक्स में 3.21% की कमी हुई। तहम ट्रेडिंग के आखिरी घंटे मार्केट में मामूली रिकवरी शुरू हुई और इंडेक्स 1,82,348 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट के खिलाड़ियों का यह मानना है कि मंदी का ये रुझान बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल, सियासी गैर यकीनी और तेल की कीमतों में इजाफे से है। इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च साद हनीफ का यह कहना है कि जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल और तेल की कीमतों में हालिया इजाफा मार्केट के इन खदशात को तकवीत दे रहा है कि बढ़ती हुई गैर यकीनी और अनसर्टेनिटी की सूरत हाल के बायस शरह सूद में कमी का अमल मजीद ताखीर का शिकार हो जाएगा। जबकि आरिफ हबीब लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च सना तौफीक ने कहा है कि जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के अलावा फौजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के हालिया मालियाती नताइज तवक्कुआत से कम रहे हैं। सना तौफीक का ये मानना है कि मुजवजा भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड मुआहिदा भी अहम पेशरफ्त हो सकता है, क्योंकि मुआहिदा मुल्की टेक्सटाइल और हुजूरी बरामदात पर मुमकिन मंफी असरात मुरतब कर सकता है और ये मुआहिदा यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान के मौजूदा GSP+ स्टेटस के बावजूद मुल्क को सख्त नुकसान में धकेल सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी की एक और वजह यह भी है कि अमरीकी डॉलर आज भी आलमी मंडियों में दबाव का शिकार रहा। हालांकि गुज़िश्ता रोज अमरीकी फेडरल रिजर्व ने अमरीकी लेबर मार्केट और महंगाई के खतरात के हवाले से उम्मीद का इजहार किया, जिसे गैर मुल्की सरमायाकारों ने शरह सूद को तवील अरसे तक बरकरार रखने के तौर पर देखा। डॉलर पर दबाव के हवाले से देखा जाए तो डॉलर की कदर गुज़िश्ता 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, जिसे सदर ट्रंप नजरअंदाज कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले में यूरो इस वक्त 1.19 डॉलर पर ट्रेड हो रहा है और इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.7
सिफर की सतह पर डॉलर के मुकाबले में ट्रेड हो रहा है कि जो 3 साल की बुलंद तरीन सतह है। जबकि दीगर करेंसीज के मुकाबले में डॉलर की कदर को देखा जाए तो चीनी युआन, जापानी करेंसी, न्यूजीलैंड डॉलर भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी के बायस आलमी मंडी में सोने और चांदी की कीमतें भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में तारीखी इजाफा हुआ है। आज सोने की कीमत $5,600 फी आउंस के करीब जा पहुंची, जबकि चांदी की कीमत $120 फी आउंस पर ट्रेड करती रही। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे जिस वक्त आलमी मंडी में सोने का कारोबार शुरू हुआ तो सोने की फी आउंस कीमत $5,270 थी, मगर फिर महज 4 घंटों में सोने की फी आउंस कीमत $5,601 हो गई, यानी कि एक ही दिन में $331 का इजाफा हुआ। $331 के इस इजाफे के बाद पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 5,72,862 रुपए तक जा पहुंची है। एक दिन में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में 21,200 रुपए का इजाफा हुआ है कि जो गुज़िश्ता रोज से 200 रुपए ज्यादा है। गुज़िश्ता रोज भी सोने की फी तोला कीमत में 21,000 रुपए का इजाफा हुआ था और अगर गुज़िश्ता 29 दिनों में फी तोला कीमत में इजाफे को देख लिया जाए तो वो 1,20,000 रुपए बनता है। नाजरीन, आलमी मार्केट में गुज़िश्ता 29 दिनों में सोने की फी आउंस कीमत में $1,163 इजाफा हुआ है। आलमी माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता साल सोने की कीमत में 64% और रवां साल अब तक 27%, यानी कि जिसने पिछले 1 साल में डॉलर की बजाय सोने और चांदी में इन्वेस्ट किया है उसके वारे न्यारे हो गए हैं। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे ने एक आम पाकिस्तानी को भी लखपति बना दिया है और जनवरी 2025 में 1 तोले की कीमत 2,80,000 रुपए थी कि जो आज एज वी स्पीक बढ़कर 5,72,000 से तजावुज कर गई है। आने वाले दिनों में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसमें मजीद इजाफा होगा। रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स के बड़े इन्वेस्टर्स कि जिन्होंने सोने में पैसा लगाया है वो आज करोड़पति से अरबपति बन चुके हैं। मगर जिस अंदाज में सोने की कीमत बढ़ रही है, आने वाले दिनों में ये खतरात और खदशात भी बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं। विल ऑल दिस कम टू अ स्टैंड स्टिल, या फिर ये मार्केट क्रैश तो नहीं कर जाएगी? इसी तरह पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त चांदी की कीमत में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और एक सट्टे का माहौल पैदा हुआ है। आलमी मार्केट से 2 गुना कीमत पर चांदी पाकिस्तान में फरोख्त हो रही है, जबकि सोशल मीडिया पर कॉपर खरीदने से मुतल्लिक भी एक भरपूर कैंपेन जारी है। नाज़रीन, सोने चांदी के इस इजाफे के पीछे अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज, आलमी तजारत के निज़ाम में गैर यकीनी की सूरत हाल और रीजन्स यानी कि खित्तों के दरमियान तकसीम जैसे दीगर अवामिल शामिल हैं, जिन्होंने सरमायाकारों को डॉलर की बजाय सोने में सरमायाकारी की जानिब राग़िब कर दिया है। और वो वक्त दूर नहीं शायद कि अमरीकी डॉलर कोलैप्स कर जाए और दुनिया एक ऐसा मुआशी बहरान देखे कि जिसके सामने 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस भी संडे स्कूल पिकनिक लगे। मगर इस बार ये मुआशी बहरान सिर्फ अमरीका को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीकी मुईशत इस वक्त दबाव का शिकार है और इसी दबाव में जहां एक जानिब यूरोपियन ममालिक अमरीका की बजाय चीन और भारत की तरफ देख रहे हैं, ऐसे में सरमायाकारों के अलावा चीन और आलमी मरकजी बैंकों ने मंडी से बड़ी मिकदार में सोना खरीदना शुरू कर दिया है। बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मरकजी बैंकों के पास सोने के ज़खायर की मजमूई मालियत अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड से भी कहीं ज्यादा हो गई है और इस खरीदारी में चीन, भारत और रूस सरे फहरिस्त हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर 2025 तक चीन के सोने के ज़खायर उसके कुल बैनुल-अक़वामी ज़खायर का 7.6%, रूस के 41.3%, जबकि इंडिया के 13.57% पर मुश्तमिल थे। सोने और चांदी की इन बढ़ती हुई कीमतों के पीछे सदर ट्रंप की वो पॉलिसी है कि जिसने दुनिया के हर खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को यकसर तब्दील करके रख दिया है। अमरीकी सदर ने ईरान से न्यूक्लियर मामले पर मुज़ाकरात का मुतालबा किया है, जबकि ईरान ने जवाबी धमकी भी दी है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात के बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत कर दी है। साथ ही आज दफ्तर खारजा ने गजा बोर्ड ऑफ पीस को उम्मीद की किरण करार दे दिया है और यह कहा है कि पाकिस्तान ने अकेले इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की, हमारे साथ दीगर 8 मुस्लिम ममालिक भी मौजूद हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस उम्मीद की किरण है, लेकिन हम मुआहिदा इब्राहीमी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने गजा इस्तेकाम फौज में शामिल होने का फैसला नहीं किया और पाकिस्तान के फलस्तीन पर मौक़िफ़ में भी तब्दीली नहीं आई। जबकि अगर खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर नजर डाली जाए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जारी है। आज बीबीसी ने अपने तज्जिये में उन ईरानी अहदाफ का जिक्र किया है कि जिन पर मुमकिन तौर पर अमेरिका हमला कर सकता है। बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए दिफाई थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में
मिलिट्री साइंसेज के डायरेक्टर मैथ्यू सेवल का यह कहना है कि अमेरिका ईरान की फौजी सलाहियतें कि जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल या सहला मिसाइल बेड़ों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा ईरानी हुकूमत को निशाना भी बनाया जा सकता है कि जिनमें ईरान के पासदाराने इनकलाब की आला क़यादत हो सकती है, लेकिन ये ऑप्शन बहुत मुश्किल और खतरनाक साबित हो सकता है। जबकि रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सदर ट्रंप मुजाहिरीन की हौसला अफजाई के लिए ईरान पर हमले पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज और रहनुमाओं पर फिजाई हमला किया जा सकता है। अमेरिका ईरान के उन बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी हमला कर सकता है कि जो मशरक़ वस्ता में अमेरिका के इत्तेहादियों तक रिसाई रखते हैं, या फिर यह हमला ईरान की जोहरी तंसीबात पर भी किया जा सकता है। BBC इंग्लिश ने भी 7 मुख्तलिफ सिनारियोज का जिक्र किया है कि जो ईरान पर अमरीकी हमले के बाद सामने आ सकते हैं। BBC इंग्लिश के मुताबिक टारगेटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स के नतीजे में कम सिविलियन कैजुअल्टीज यानी कि जानी नुकसान के बाद हो सकता है कि ईरान में जमहूरियत बहाल हो जाए। हमले के बाद यह भी मुमकिन है कि ईरानी रजीम बरकरार रहे मगर अपनी पॉलिसीज में तब्दीलियां लाए। एक सिनारियो ये भी है कि अमरीकी हमलों के बाद कंफ्यूजन और अफरा तफरी इस कदर बढ़ जाए कि मौजूदा रजीम कोलैप्स कर जाए और इसकी जगह इक़्तिदार ईरान में ताकतवर समझे जाने वाले IRGC की आला क़यादत के पास चला जाए। ये भी हो सकता है कि ईरान अमरीकी हमलों के बाद बराह रास्त अमरीकी फौजों को निशाना बनाए या फिर खित्ते में मौजूद हमसायों पर हमला कर दे। BBC के मुताबिक एक सिनारियो ये भी हो सकता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सी माइंस बिछा दे, और अगर ईरान ने ऐसा किया तो दुनिया को तेल की 20 से 25% और LNG की 20% सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, जिससे दुनिया में तजारती बहरान जन्म ले लेगा। छठे सिनारियो के मुताबिक ईरान हमले के बाद अमरीकी वॉरशिप्स को डबो दे और इससे एक बार फिर नई जंग शुरू हो जाएगी। जबकि आखिरी सिनारियो ये होगा कि ईरानी रजीम कोलैप्स कर जाए और ईरान में अफरा तफरी और केओस फैल जाए। बैनुल अक़वामी अखबारात में अमरीकी ऑप्शंस के साथ साथ ईरान की तैयारियों से मुतल्लिक भी रिपोर्ट किया जा रहा है। तुर्क खबर सालेदारे एनाडोलू न्यूज ने यह लिखा है कि ईरान ने मुतवक्के अमरीकी हमले के पेश नजर मजीद 1000 ड्रोन तैनात कर दिए हैं। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल आमिर खतामनी ने यह कहा है कि जदीद ड्रोन्स 12 रोजा जंग से हासिल सबक के बाद तैयार किए गए हैं। अब एक जानिब दोनों ममालिक जंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इस पर रिपोर्टिंग भी हो रही है, और दूसरी तरफ अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी है कि एक ऐसे वक्त में कि जब सदर ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, इजरायली और सऊदी इंटेलिजेंस और दिफाई सीनियर ओहदेदार अगले हफ्ते वॉशिंगटन का दौरा करेंगे। इस दौरे में इजरायली इंटेलिजेंस ओहदेदार अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करेंगे, जबकि सऊदी अरब यह कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इस कशीदगी को मुज़ाकरात से हल किया जाए। एक्सियोस के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पहले ही ये वाज़ेह कर चुके हैं कि सऊदी अरब अपनी सरजमीन और फिजा ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए एक अमरीकी ओहदेदार का यह कहना है कि अभी तक सदर ट्रंप ने हमले का हुक्म तो नहीं दिया मगर तैयारी मुकम्मल है और आने वाले दिनों में सदर ट्रंप किसी ना किसी फैसले पर जरूर पहुंच जाएंगे। अमरीकी सदर की पूरी तवज्जो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर है, तो दुनिया में एक ऐसा जियो पोलिटिकल शिफ्ट आ रहा है कि जिसे तज्जियाकार ग्रोइंग ग्लोबल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्रंप करार दे रहे हैं, यानी कि सदर ट्रंप के खिलाफ मज़ामत, बढ़ती हुई मज़ामत। नाज़रीन, 2 दिन कबल यूरोपियन ममालिक की भारत आमद और फिर भारत के साथ मुआहिदों के बाद आज बरतानवी वज़ीर आज़म ने चीन का दौरा किया है। हिस्पानवी अखबार एल पेस और BBC ने इसी आलमी रेजिस्टेंस से मुतल्लिक लिखा है कि सदर ट्रंप ने तजारती महसूलात को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है कि जिससे उसके इत्तेहादी इत्तफाक नहीं कर रहे। ट्रंप का इंडिया के मुतल्लिक रवैया अब भी सख्त है, जबकि यूरोपियन ममालिक ने जब ग्रीनलैंड का कंट्रोल अमेरिका को ना देने का ऐलान किया तो उन्हें भी धमकियों का सामना करना पड़ गया, मगर ग्रीनलैंड को जोरे बाजू हासिल करने की धमकी से पीछे हटने के बावजूद यूरोपियन ममालिक को झटका लग चुका है और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन और इंडिया ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक आलमी गैर यकीनी और अनसर्टनिटी से निमटने के लिए एक दूसरे से मुआहिदे कर रहे हैं। जबकि हिस्पानवी अखबार एल पेस ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि सदर ट्रंप की धमकियों के बाद कनाडा, चीन, भारत और ब्राजील ऐसे ममालिक के साथ कुर्बतें बढ़ा रहे हैं कि जो सदर ट्रंप के रवैये से नाखुश हैं। हालांकि कनाडा और यूरोपियन ममालिक सदर ट्रंप के पहले दौर में उन्हें खुश करने की कोशिश करते रहे, मगर अब ऐसा नहीं है कि ये ममालिक अमेरिका के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। लेकिन इतना जरूर हो चुका है कि ये मुल्क सदर ट्रंप के मुकाबिल एक महाज तश्कील दे रहे हैं। दे अंडरस्टैंड द वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी एंड दे आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। मुतबादिल मंडियां
यूरोपियन ममालिक का भारत के साथ तजारती मुआहिदा और फिर पाकिस्तान की मुईशत की मौजूदा सूरत हाल, ईरान पर अमरीकी हमले के नतीजे में कितनी वल्नरेबल हो जाएगी। हमारे साथ साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुतल्लिक भी फैसला दिया है। पार्लियामेंट का हक कानून साजी जो है वो री एस्टैब्लिश किया है। आप समझ रहे हैं कि कारोबारी अफराद सुपर टैक्स की मुखालिफत जो कर रहे थे, अब भी कोई और फैसला और पार्लियामेंट इसको चेंज करे या रिविजिट करे, इसकी तवक्को है? देखिए, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि हो सकता है कि रिव्यू पिटिशन डालें कारोबारी हजरात, लेकिन इन फैक्ट जो वो कोशिश कर रहे हैं अब वो ये कि हुकूमत जो है वो कुछ इनको वक्त दे दे, मुनासिब सा वक्त दे दे जिसके अंदर वो दे सकें। ये सुपर टैक्स जो था, जब ये डाला गया था उस ज़माने में पाकिस्तान एकदम मुश्किल में था डिफ़ॉल्ट के, और सिर्फ मखसूस इंडस्ट्रीज़ पे डाला गया था, बैंकों के ऊपर, सिगरेट के ऊपर वगैरह वगैरह, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफे थे। लेकिन उसको उसके बाद से परमानेंटली कर दिया गया और फैला दिया गया और इंडिविजुअल्स पे भी डाल दिया गया। तो हुकूमत को अब ये बात समझ में आई है कि ये एक साल के लिए तो आप कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, और इससे बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात हुए हैं मईशत के ऊपर, जिससे बेरोज़गारी बढ़ गई है, इससे हमारे बरामदात कम हुई हैं, इससे गुर्बत बढ़ गई है। तो हुकूमत को चाहिए कि सुपर टैक्स हटा दे और इससे लोगों को निजात दे दे। बिकॉज सर इंक्रीजिंगली ये 300 अरब का फ़ायदा तो अपनी जगह हुकूमत को, लेकिन खर्चा इस रकम को FBR शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ऐसा ही होगा? इंक्रीजिंगली बिजनेस हैज़ बिकम वेरी अनसस्टेनेबल इन पाकिस्तान। दिस इज़ जो आपने बात की ना, यही बात आपकी जो है एकदम दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कारोबार करना एक मुश्किल से मुश्किल तरीन चीज़ होती जाएगी। किसी दिन आपकी गैस महंगी हो जाती है, किसी दिन बिजली महंगी हो जाती है, किसी दिन फलां टैक्स लग जाता है, किसी दिन फलां टैक्स लग जाता है, कभी LCयाँ नहीं खुलती, कभी फॉरेन रेमिटेंस नहीं होती पाकिस्तान से बाहर। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे कारोबारी हजरात के हमने हाथ बांध दिए हैं। और बहुत से जो आप जानती हैं कि जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे काबिल बच्चे होते हैं वो तो पाकिस्तान के बाहर नौकरी कर रहे होते हैं, और बहुत सारे कारोबारी हजरात जो हैं, बड़े बड़े बरामदात, बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान में तो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन जो नया अगला जो सरमायाकारी कर रहे हैं वो पाकिस्तान के बाहर कर रहे हैं। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। और सर हुकूमत ने तो ये दावा किया था कि 2047 तक पाकिस्तान को 3 खरब डॉलर मुईशत बनाने का ऐलान किया था। ये प्रैक्टिकल है ये दावा आपकी नज़र में? क्योंकि रवा साल पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर कर्ज की मद में वापस भी करने हैं, और चलो अगर आधे रोल ओवर भी हो जाते हैं तो फिर भी बकिया जो 12 अरब डॉलर है सर, वो भी तो आने हैं कहीं ना कहीं से। 3 खरब डॉलर की मुईशत बन जाएंगे हम। काश दावे जो हैं उनसे कोई भी हकीकत का ताल्लुक होता। जिस तरह के MOUs का इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह हुकूमत के और ख़ास तौर पे इस हुकूमत के दावों का तो कोई भी ताल्लुक नहीं है हकीकत से। तो हुकूमत ने यह भी दावा किया था कि 60 बिलियन का एक्सपोर्ट कर देंगे 2028 तक। पता चली कि पहले 6 महीने में और मज़ीद एक्सपोर्ट कम हो गई। हुकूमत ने अब शायद वो 60 से बढ़ा के 63 बिलियन का कह दिया कि हम IMF से भी जान छुड़वाएंगे। लेकिन उसके लिए जो बुनियादी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो बुनियादी चेंजेस की ज़रूरत है, उस पर तो एक भी नहीं किया ना। ये PIA की जो निजकारी जिससे आपने ये बात शुरू करी है, ये निजकारी भी पिछले साल फेल इसलिए हुई थी कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि निजकारी, और उसके बाद फिर जो हुकूमत के पीछे लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा अपने हाथ में लिया, वो ये ग्रुप्स को लेकर आए, और उसके बाद जाके उन्होंने कहने के बाद ये चीज़ें चेंजेस हुई हैं। जो PIA के अंदर स्ट्रक्चर में आपने चेंजेस करी, हुकूमत के कवानीन में चेंजेस करी, तब जाके ये हुआ है। तो ये जब तक हुकूमत खुद सीरियस नहीं हो या कोई बहादुराना फैसला ना करे, लेकिन जो हुकूमत जिसके पास आवाम का मैंडेट नहीं हो वैसे ही घबराती है। और शहबाज शरीफ साहब की तो ये फिलॉसफी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ग्रो करे या थ्राइव करे, वो तो एक सोशलिस्ट सोच के प्राइम मिनिस्टर हैं। सर इन एन इंक्रीजिंगली चेंजिंग वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ मुतासर करेगा, हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। यूरोपियन यूनियन और भारत के दरमियान भी मुजवजा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत को यूरोपियन मंडी में क्या वही या फिर उससे ज़्यादा रियायत मिल जाएगी कि शायद इस वक्त पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है? अब इस वक्त पाकिस्तान को GSP प्लस के तहत जो हमें फ़ायदे हासिल हैं सर, भारत पहले ही यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा तजारती शराकतदार है। इससे मैं देख रही थी सालाना बरामदात 90 अरब डॉलर से ज़ायद हैं, जबकि पाकिस्तान की कुल बरामदात जो हैं वो 30 अरब डॉलर के आसपास हैं। क्या पाकिस्तान इस मुकाबले के लिए तैयार है? आई मीन हाउ डू यू सी द वर्ल्ड चेंजिंग?
कोई मुकाबला ही नहीं है ना मेरी बहन। 6-7 बिलियन से कम हमारी एक्सपोर्ट है, उनकी 90 बिलियन की है। उनको ब्रेक मिली है मरीन गुड्स के अंदर। हमारा मरीन गुड्स वहाँ से EU के अंदर वैसे ही हमारी फिश बैन है। वो लोग करते हैं, वो केमिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं, हम नहीं कर सकते। वो जेम्स एंड ज्वेलरी करते हैं, हम नहीं कर सकते। वो शिप्स एंड रेल कर सकते हैं, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसका। हम जो करते हैं वो टेक्सटाइल्स करते हैं, अपैरल एंड टेक्सटाइल्स, और थोड़ी सी स्पोर्टिंग गुड्स कर लेते हैं। हम तो टॉयज भी नहीं कर सकते। उन दो चीज़ों के अंदर, स्पोर्टिंग गुड्स और अपैरल के अंदर, हमको ऑलरेडी 0% मिला हुआ है, तो वो उनको भी 0% मिला है। मसला जो है वो ये नहीं है। देखें, दुनिया के हमारे बहुत सारे ममालिक हैं जो हमसे कम्पीट करते हैं। वियतनाम हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कम्बोडिया वगैरह हो गया। ये कहीं ना कोई किसी वक्त कोई ना कोई एग्रीमेंट्स कर रहा होता है। कोई आसियान के अंदर एग्रीमेंट्स कर रहा होता है, कोई वो पैसिफिक रिम की एग्रीमेंट कर रहा होता है, हम भी कर रहे होते हैं। हमने भी अमेरिका से एक बहुत अच्छी उनके मुकाबले में, भारत के मुकाबले में डील ली हुई है। मसला है कि हमारे पास वो जो बिजली और गैस महंगी होने की वजह से, और उससे पहले जो था जब महंगी नहीं थी तो उससे पहले ना होने की वजह से, इतनी हमारी इंडस्ट्री पीछे रह गई है कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट पे है ही नहीं। जहाँ पे चाइना वगैरह के अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, हम तो अभी तक वही कॉटन के काम कर रहे होते हैं, और मतलब आम सा धागा बना रहे होते हैं। हमारे कॉटन की प्रोडक्शन कम हो गई है। हमारे कॉटन की क्वालिटी पे हुकूमत ने कभी ध्यान नहीं दिया, ना कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाने में ध्यान दिया। हमारा मकसद तो यहाँ पे सिर्फ चीनी और फर्टिलाइज़र की कंपनियां चलाना है, और अल्लाह ताला करे तो उनके मालिकान को मुनाफे से मुनाफे बख्श रखना है। ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो चल रही है। And with this international scrutiny at the moment, और एक there's a new reality which is dawning upon the entire world, sir, regional भी alliances तब्दील हो रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हालिया दिनों में एक ही दिन में 3 से 4% तक की शदीद मंदी देखने को मिली है, इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी खरबों रुपए की कमी हुई है। आपके ख्याल में ये ब्लड बाथ जो है, इसकी वजह आलमी है, इंटरनेशनल रीजंस हैं, या फिर हमारा अपना ही हाथ है? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में गैर मुल्की सरमायाकारी पहले ही तकरीबन 70% कम हो चुकी है। अब ये मुईशत पर तो अदम एतमाद का वाज़ेह इशारा भी हो सकता है। नहीं, देखें, एक दिन की मार्केट की उतार चढ़ाव से हम बहुत ज़्यादा नतीजा अख़ज़ नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक ने जो था वो शरह सूद बढ़ाना नहीं मुनासिब समझा, तो उसके बाद उस सुबह मार्केट 1200 पॉइंट बढ़ी हुई थी। इनके फैसले आने के बाद 600 पॉइंट गिर गई, तो 1800 पॉइंट तो वो गिर गई। फिर उसके बाद अमेरिका ने तकरीबन ऐलान जंग किया हुआ ईरान के ख़िलाफ़, सोना बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान के तेल आपका $70 का तकरीबन हिट कर रहा है, ब्रेंट ऑयल। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि एक दिन की, आज के जो 5000 पॉइंट या जो भी मेरे ख्याल से हुआ है, इसकी एक दिन की हम उससे कोई नतीजा अख़ज़ करेंगे। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि दुनिया के जो मामलात होते हैं, अगर ईरान में खुदा न खास्ता जंग होती है, या पेट्रोल के अंदर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो हमारी इकानमी को तो अफेक्ट करता है, फंडामेंटली करता है। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान $70 पे वायबल है, $60 पे तेल के बहुत अच्छा है, लेकिन 80 के बाद हमको मुश्किलात आ जाती हैं। और खुदा न खास्ता अगर फिर 80 के ऊपर चले गया डॉलर तेल की कीमत, तो पाकिस्तान फिर एक मरतबा फाइनेंशियल क्रंच में आ जाएगा। और सर, पाकिस्तान का तजारती खसारा एक बार फिर बढ़कर 20 से 25 अरब डॉलर सालाना के करीब पहुंच चुका है। कर्ज भी बढ़ रहा है। अब ये बराह रास्त सरमायाकारी में भी तेजी में इजाफा नहीं देखने को मिला है, नॉट इवन क्लोज टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। मसला क्या है? क्या ये मुआशी इस्तेहकाम ग्रोथ की जानिब बढ़ेगा भी या नहीं? देखिए, पाकिस्तान की बिजली जो है, मिसाल के तौर पे सनती बिजली और कंज्यूमर के लिए भी, सनत की जो बिजली है वो वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, इन तमाम ममालिक से महंगी है। हमारी गैस भी इन तमाम ममालिक से महंगी है। तो जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का सोच रहा है, वो इन ममालिक में भी सोच रहा होता है ना। तो कोई बाहर से अगर कोई यूरोपियन कंपनी लगाती है तो कहीं पर भी लगा सकती है, तो वो नहीं करते। लेकिन अब आप सोचें कि एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करता है, और अगर वो टेक्सटाइल लेकर जाता है EU की मार्केट में, और वियतनाम के अंदर उसको 25 रुपए की बिजली मिल रही है, हमारे आदमी को 45 रुपए की बिजली मिल रही है, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या फ़र्क पड़ जाएगा गैस में? उसके बाद यहाँ पे लैंड ज़मीन इतनी महंगी होती है। कराची में 70 करोड़ रुपए एकड़ हो गई है कोरंगी के अंदर ज़मीन।
इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। आपको कहीं कहीं पंजाब में अच्छी ज़मीन मिल जाती है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर होती है। सो हम उसके बाद यहाँ परमिशन लेना मुश्किल है। यहाँ पे फिर अगर आपने कुछ खुदा न खास्ता पैसे कमा लिए तो 61% सेल्स टैक्स है आपका। अगर आप लोकल बेच रहे हैं तो 18% टैक्स है। जो दुकानदार क्योंकि 90% रजिस्टर्ड नहीं है, उनको बेच रहे हैं तो 22% टैक्स है। हमने तो कहीं से बिजनेस को आगे बढ़ने की कहीं पर इजाज़त ही नहीं दी ना। हमने तो हर जगह ये सोचा है कि बिजनेस जो है वो एक टैक्स का, वो एक नौकरी का गहवारा नहीं है, वो प्रोडक्शन का गहवारा नहीं है, वो बरामदात को फैसिलिटेट नहीं करेगा, बस उससे टैक्स खींच लो, उससे आज टैक्स खींच लो। क्योंकि हुकूमत की एक वोरेशियस एपेटाइट है। अभी जो शहबाज साहब गए थे बात करने IMF से कि हमको कुछ इजाज़त दो कि हम टैक्स ब्रेक कम करें, भाई बेहतर नहीं होता कि आप कुछ अखराजात कम करें? 4000 अरब रुपए आप PSDP और ADB में खर्च करते हैं। अभी जो 43 अरब रुपया इन्होंने दिया है MNAs और MNAs को अपने हुकूमत के 25-25 करोड़ रुपए, क्या देने की ज़रूरत थी? एक तरफ आप दूध के ऊपर टैक्स लगाते हैं और दूसरी तरफ MNAs को 25 करोड़ रुपए देते हैं, तो ये आपकी तरजीहात नज़र आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। अनसर्टनिटी के इस ग्लोबल माहौल में जिस मुल्क की प्रायोरिटीज वाज़ेह ना होएं, उसको कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, आप बखूबी जानते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।